हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। पिछले 2-3 दिन के अंतराल के बाद हम ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक युग की आर्थिक और धार्मिक स्थितियों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। ध्यान रहे, हम जब आपको वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो उसको हमने 2 भागों में बांटकर आपको पढ़ाया था। एक भाग पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल था, दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल था। संपूर्ण वैदिक काल को हमने कहा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। इस संपूर्ण वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच वाले समय को 2 भागों में बांटा गया। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया। इससे 1000 ईसा पूर्व के बीच ये माना गया। ठीक, सामने आपके लिए, और इसको मिटा देते हैं, रख देते हैं। तो इतना ही माना गया। इस ऋग्वैदिक काल में हम आपको अब तक राजनैतिक और सामाजिक स्थिति पढ़ा चुके हैं। हमने आपको राजनीतिक स्थिति में बताया था कि किस तरह से जब वैदिक काल के आर्य सभी विद्वान तमाम तरह के विचार को देते हैं, लेकिन मैक्स मूलर के विचारों को माना गया। जब मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, रूस के इर्द गिर्द के भागों से होते हुए भारत आए, जबकि अन्य विद्वान तमाम जगहों पर बताते हैं, तो भारत भूमि पर आकर वे कहाँ बसे। मैक्स मूलर ने यह भी बताया था कि ये पूर्वी अफगानिस्तान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच बसे थे। ऋग्वेद में सर्वत्र आर्य निवास के लिए सप्त सैंधव प्रदेश आया है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। हमने आपको उस चीज को पढ़ाते समय बताया था सप्त सैंधव प्रदेश की कुछ नदियां जिनके आधुनिक नाम और ऋग्वैदिक नाम क्या है, ये बताया था। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि राजनैतिक स्थिति, जब हमने कहा कि भारत भूमि पर आर्य और वैदिक शब्द, इन सब के अर्थ वगैरह बताने के बाद हमने कहा आर्य भूमि या भारत भूमि पर जो आर्य आए, सप्त सैंधव प्रदेश के बीच बसे, वहां जब राजनैतिक स्थिति हमने बताना शुरू किया तो ये बताया कि परिवार जिसके मुखिया को कुलक कहा जाता था, कई परिवार मिलकर गांव बनते थे, गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, कई गांव मिलकर विश्व बनते थे, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा जाता था, और कई विश्व मिलकर के जन बनते थे। जन मतलब कबीला, जिसे आजकल हम कबीला कहते हैं, ऋग्वेद में उसे जन कहा गया। और जन के मुखिया को जनपति, जनराजनस्य या राजा कहा गया। राजा भी कबीले का मुखिया होता था। इस प्रकार से जो जन थे वे 5 की संख्या में पंचजन्य शुरुआत में दिखाई देते हैं। पंचजन्य यदु, पूर्व, अनु, ध्रुव, तुर्वसु, ये मैं बता चुका हूं आपको। पंचजन्य, इनके साथ साथ एक और कबीला होता था, वो था भरतजन। भरतजन के राजा थे सुदास। राजनीतिक स्थितियों में प्रिय छात्रों, हमने आपको बताया होगा कि किस तरह से वैदिक आर्यों के बीच कभी कभार युद्ध हो जाया करते थे। ये युद्ध ऐसे ही एक बार रावी यानी परशुनी नदी के किनारे हो गए, जब पंचजन्य ने आदि ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित के पद से हटाकर विश्वामित्र को अपना पुरोहित बनाया, और भरतजन पर भी ऐसा ही करने के लिए दबाव बनाया। जब भरतजन उनकी बात को अनसुनी कर दिए तो अंततः उन लोगों ने भरतजन पर आक्रमण कर दिया। भरतजन अकेले थे, जबकि पंचजन्य 5 आदिम कबीलों का भी साथ पा गए, यानी यदुपुर, अनुद्रुव, तुर्वस तो थे ही, अनिल, पथ्य, विषाणिन, भलानस और शिवी जैसे आदिवासियों के कबीले भी उनके साथ मिल गए, तो 10 हो गए। इसको दसराग युद्ध कहा गया। ये दसराग युद्ध रावी या परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया, और उसमें राजा सुदास विजयी रहे। उन्होंने भरतजन का नेतृत्व करते हुए आखिरकार 10 राजाओं के संघ को पूरी तरह परास्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसी भरतजन के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यद्यपि एक परंपरा कहती है दुष्यंत और शकुंतला के यशस्वी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये मैं आपको बता चुका हूँ।
हमने उसमें आपको ये भी बताया था कि ये आर्य अपना शासन प्रशासन चलाते कैसे थे। तो उसमें ये तथ्य सामने आया था कि सभा, समिति और विदत, ये विदत सबसे प्राचीन संस्था थी और सभा समिति उसके बाद की संस्थाएं थी। इन 3 संस्थाओं के माध्यम से आर्य अपना प्रशासन चलाते थे। इसमें सभा और विदत, हाँ प्रिय छात्रों, हम आपसे ये जरूर बताना चाहेंगे, पूर्व के अपने कुछ भूल को सुधार करना चाहेंगे। उसमें शायद हमने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया है कि सभा और विदत में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। सुधार कर लीजिएगा, हम अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा भी चाहेंगे। सभा और विदत में ही स्त्रियां भाग लेती थी और संभ्रांत पुरुष या वैदिक ऋषि भाग लेते थे। सुधार कर लीजिएगा, सभा और विदत में संभ्रांत पुरुष, विद्वान जन और स्त्रियां भाग लेती थी, जबकि समिति में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी और समिति सामान्य जन की संस्था थी। पिछले वीडियो को मैं सुधार रहा हूं, समिति में स्त्रियां भाग लेती थी जबकि सभा और विदत में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। सभा और विदत संभ्रांत विद्वान जन की संस्था थी, उसमें स्त्रियां और वैदिक ऋषि और संभ्रांत लोग भाग लेते थे, जबकि समिति जन सामान्य की संस्था थी, इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। समिति ही राजा का चयन करती थी, समिति ही राजा को हटा सकती थी, उन पर नियंत्रण रखती थी। ये सारा काम समिति का था, मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। समिति के सदस्य को ईशान कहा जाता था उस युग में, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। राजनीतिक स्थितियां जब समाप्त होती हैं तो हम आते हैं सामाजिक स्थिति में, और उसमें हमने बताया था कि आर्य समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था और ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिला है कि प्रजापिता के मुख से या विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाव से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जांघों से या पैरों से शूद्र ने जन्म लिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। हमने ये भी बताया आर्य समाज पितृ प्रधान समाज था और वे गांवों में प्रकृति के बीच रहने वाले लोग थे। और समाज में ये भी बताया गया कि परिवार का मुखिया कुलप या वृद्धजन या सबसे बड़ा सदस्य होता था, किंतु स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। वयस्क अवस्था में उनका विवाह होता था, यानी बाल विवाह नहीं थे, पर्दा प्रथा नहीं थे, सती प्रथा नहीं थी, जबकि विधवा विवाह होते थे। स्त्रियों को शिक्षा का पूरी तरह से अधिकार प्राप्त था। स्त्रियां विधवा होने की स्थिति में अपने देवर या उनके समजात किसी पुरुष से विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि किसी ऐसे पुरुष, द्विवर जैसे पुरुष की पत्नी न बनकर केवल पुत्र प्राप्ति हेतु उनसे शारीरिक संपर्क स्थापित करना और उसके बाद पुत्र प्राप्त होने के बाद फिर अकेले अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करना, ये नियोग प्रथा थी जो उस युग में चलती थी। हमने उस युग में वैदिक विदुषी स्त्रियों के नाम भी बताए कि अपाला, विश्वारा, घोषा, सिक्ता, नीनावरी, लोकमुद्रा, ये उस युग की विदुषी स्त्रियां थी। कन्या विवाह के समय जो विदाई मिलती थी उसको वह तो कहा जाता था। वह तो स्त्रियां आजीवन ब्रह्मचारी भी होती थी, विवाह नहीं भी करती थी। विद्वान स्त्रियों को, ऐसी विद्वान स्त्रियों को आमाजू कहा जाता था। अन्य विद्वान स्त्रियों को उपाध्यायी या कहा जाता था, उपाध्यायी कहा जाता था। इस तरह से आर्यों के शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले थे। 25 वर्ष तक शिक्षा चलती थी। आर्यों का आहार विहार अत्यंत सरल था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे। गायों के दूध और एक प्रकार के जौ वाले अन्न का सेवन करते थे। साथ ही साथ कभी कभी विशेष अवसरों पर समारोहों में वे सुरापान यानी शराब पीना या मांसाहार भी कर लेते थे। मांसाहार और सुरापान ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध, अन्य लोगों के लिए स्वैच्छिक था। और साथ ही साथ मैंने भी बताया कि आर्यों का जो पहनावा होता था, वस्त्र आभूषण, ये बड़े ही सरल थे। स्त्रियां साड़ी धारण करती थी, जबकि पुरुष 3 तरह के वस्त्र पहनते थे। वो होता था अधिवास, उत्तरीय
और नीवी, अधिवास, अधोवास, नीवी यानी अधोवास, और इसके ऊपर जो है अंगरखा जो डाला जाता था। ये 3 तरह का वस्त्र होता था। अधिवास मतलब शरीर पर रखने वाला, शरीर पर पहनने वाला, जैसे मैं शर्ट पहना, अधिवास। उसके बाद उत्तरीय, उस पर कोई गमछा की तरह से तिकोना बना करके रख लेना। और अधो वस्त्र, कमर के नीचे पहनने वाली धोती, ये अधो वस्त्र होता था। तो 3 तरह के वस्त्र हो गए। और एक वस्त्र और भी पहनते थे, वो होता था धूप इत्यादि से बचने के लिए पगड़ी। पगड़ी को उषड़ीय कहा गया है। ये आर्यों के वस्त्र की चर्चा वहां हुई। इस तरह से आर्यों का समाज था। अब हम लोग इसमें जाने आर्थिक और धार्मिक, वैदिक काल की आर्थिक स्थिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति ध्यान रहे, वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति थी, आर्यों की अर्थव्यवस्था मूलतः पशुचारणी या गोचारणी अर्थव्यवस्था, पशुचारणी या गोचारणी अर्थव्यवस्था थी। उनका कृषि पेशा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या द्वितीयक पेशा था, यानी कृषि गौड़ पेशा था, पशुपालन मुख्य पेशा था। गायों की अधिक महत्ता थी। गायों को अघन्या कहा गया है, यानी न वध करने योग्य, पूज्य पशु कहा गया है। उन्हें मां की तरह पूजा जाता था। गाय के दूध अमृत तुल्य माने जाते थे, हैं भी। इस तरह से गव्य, गोशु, गव्यूति, ये चारागाह के प्रतीक हो गए। गवेषणा, ये गायों की इच्छा रखने वाला, यानी गायों के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए। तो गायों के बहुत स्थान उच्च थे। इसी तरह से आर्यों का एक महत्वपूर्ण पशु होता था अश्व या घोड़ा। गायें बड़ी तेज कभी भागती हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए आर्य बड़े बड़े घोड़े रखते थे। तो अश्व भी उनके प्रिय पशु थे, जबकि गाय उनके पूज्य पशु थी। तो पशुपालन उनका प्रारंभिक पेशा, मुख्य पेशा। और जो उनका एक पेशा होता था कृषि, वो द्वितीय पेशा था, क्योंकि एक ही तरह के अन्न की बात मिलती है। एक ही तरह के अन्न, काठ के बने हल से वे कृषि करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अश्विनी कुमारों ने आर्यों को कृषि करना सिखाया। यद्यपि कई कृषि शब्द मिलते हैं, जैसे पर्जन्य मतलब बादल, अवट मतलब कुआं, लांगल मतलब हल, इसी तरह से सीता मतलब बनी हुई कूड़, हल से बनी हुई कूड़, उर्दर मतलब उड़द इत्यादि, ये सारी चीज़ें भी मिली हैं। पर्जन्य मतलब बादल, तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये कृषि और उनके साथ साथ गोपालन, ये इतनी व्यवस्थाएं हैं। इसको हम लोग आर्थिक स्थिति में देख लेते हैं और लिख लेते हैं। जो अभी हमने आपको बताया आर्थिक स्थितियों में, वो है सबसे पहले आर्यों का मुख्य पेशा या प्रमुख पेशा पशुपालन या गोचारण। गाय का आर्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान। आर्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान गाय का होता था। इन्हें अघन्या कहा गया है। दूसरा जाने इसमें, घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। गोचारणी अर्थव्यवस्था, घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु। और इसमें अगला हम लोग देख लेते हैं आर्यों का द्वितीय पेशा या
गौड़ पेशा। गौड़ पेशा फुल सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन गौड़ पेशा कृषि। केवल एक ही अन्न, केवल एक ही अन्न यव यानी जव का उल्लेख मिला। केवल एक ही अन्न यव का उल्लेख मिलता है जव का। यद्यपि एक अन्न के साथ साथ ये कहा जाता है कि अश्विनी कुमारों ने यद्यपि आवट, कुआं, सीता, हल से बनी नाली, सीर, हल, लांगल, हलवाहा, परजन, बादल, करीश, गोबर की खाद। जैसे शब्द ऋग्वेद में मिले हैं। ऋग्वेद में जबकि वे शब्द मिलते हैं और ये भी तथ्य मिलता है कि अश्विनी कुमारों ने आर्यजनों को कृषि करना बताया। अश्विनी कुमारों ने आर्यजनों को कृषि करना बताया। ये आपके सामने इतने तथ्य हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें और जानेंगे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एक्सचेंज बार्टरिंग सिस्टम लेन देन के लिए कैसा उपयोग होता था, ये भी हम लोग जान लें। ये आपके सामने है। हम लोग थोड़ा सा नई नई चीजें भी जान लें। ये लेन देन का माध्यम वस्तु विनिमय तथा गाय को भी एक मुद्रा माना जाता था। यद्यपि निष्ठ गले में पहना जाने वाला हार, पहना जाने वाला सोने का हार, गले में पहना जाने वाला सोने का हार एक मुद्रा के रूप में वर्णित किया गया। गले में पहना जाने वाला हार एक मुद्रा के रूप में वर्णित किया गया है। निष्क और मुद्रा होती थी गाय, और नहीं तो वस्तु के बदले वस्तु देना। मुद्रा में गाय और निष्क यही मिलता है।
और कुछ नहीं। तो ये आज आपकी आर्थिक स्थिति रही। आर्थिक स्थिति अब हम लोग देख लेते हैं आर्थिक के बाद धार्मिक स्थिति। अर्थ में बस यही इतना है, ठीक। वस्तु विनिमय वगैरह हो गया, और अब हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति ध्यान रहे, इसमें प्रमुख देवता हैं। आर्यों के ऋग्वैदिक युग में प्रमुख देवता होते थे इंद्र। इंद्र प्रमुख देवता होते थे। ऋग्वैदिक युग के आर्यों के प्रमुख देवता या प्रधान देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर, पुराभेत्ता, पुरंदर मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को जीतने वाला, नगरों को जीतने वाला। पुराभेत्ता, मधवा मतलब दानशील, ठीक। देवराज यानी देवताओं के राजा भी कहा गया। और भी इसमें देख लीजिए प्रमुख चीजें। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, इंद्र की स्तुति में, स्तुति माने प्रार्थना, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त माने मंत्र रचे गए हैं। इंद्र प्रमुख देवता थे। इसके बाद देख लीजिए दूसरे प्रमुख देवता हैं वरुण। वरुण ये नैतिकता और जलराशि के देवता। ऋग्वेद में इनकी स्तुति में ऋग्वेद में इनकी स्तुति में 30 सूक्तों की रचना है। 30 सूक्तों की रचना की स्थिति में हुई है वरुण की स्थिति में। अगला देख लेते हैं अग्नि। सबसे पवित्र देवता तथा मनुष्यों और देवताओं के बीच ये मध्यस्थ थे, यानी इन्हीं के माध्यम से यज्ञ, हवन, प्रार्थना इत्यादि देवताओं तक मनुष्यों की, आर्यजनों की पहुंचती थी। आप लिख सकते हैं ऋग्वेद में इनके लिए
200 सूक्तों की रचना। कितने? 200 सूक्त। ये प्रमुख देवता है। ऋग्वेद में प्रमुख देवता है इंद्र, फिर वरुण, फिर अग्नि। ये और भी देवी देवताओं की चर्चा है, जैसे पूषण पशुओं के देवता, पूषण अरण्यायनी जंगल की देवी, उषा उषा भोर या संध्या की देवी, इसी तरह दुर्गा, लक्ष्मी, शक्ति और धन की देवी, सरस्वती विद्या की देवी, ये इस युग में आपके सामने धर्म के रूप में। प्रिय छात्रों, यहाँ तक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से जो है ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बाद अब आप आगे इसके चर्चा पाएंगे उत्तर वैदिक काल की। और उत्तर वैदिक युग जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है, उसमें केवल ऋग्वेद नहीं बल्कि ऋग्वेद की रचना तो पहले ही हो चुकी थी। उत्तर वैदिक युग में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबके ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक, उपनिषद, खड्गदर्शन, वेदांग उपनिषद, महाकाव्य या कहीं रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य और पुराणों की रचना हुई। ये सारी चीज़ें आपको इसके आगे बताई जाएंगी। हम उत्तर वैदिक युग की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की बताने के बाद आपको ऋग्वैदिक साहित्य में सभी वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक, उपनिषद इत्यादि के बारे में बताएंगे। हाँ, इतना हम जरूर आपसे छात्रों को कहना चाहेंगे कि इस समय हम लखनऊ में द स्कॉलर शशांक प्रसाद के द्वारा संचालित किया जाने वाला द स्कॉलर चैनल पर लाइव है। हम इस समय द स्कॉलर चैनल लखनऊ में इस द स्कॉलर चैनल पर अपने विषय के साथ लाइव हैं। आप अगर लाइव पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप द स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर हमसे आप लाइव पढ़ सकते हैं। और हम ही नहीं बल्कि हमारे समेत एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीजीएल इत्यादि की बेहतरीन तैयारी कराने वाले और भी हमारे शिक्षक मित्र, स्वयं शशांक सर, गणित कौशल सर, रवि सर जैसे इंग्लिश वाले, अश्विनी सर जैसे पॉलिटी पढ़ाने वाले, इसी तरह ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हमारे साथ के मित्र, और मैं स्वयं इतिहास विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आप द स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारी इस बेहतरीन टीम से पढ़ना चाहते हैं और हमें आप लाइव प्राप्त करना चाहते हैं तो आप द स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम अपने चैनल पर अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर आपको पढ़ा ही रहे हैं, रोज पढ़ाते भी रहेंगे रोज। आप इसके साथ साथ चाहें तो लाइव पढ़ने के लिए द स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल जो हमने अभी आपको पढ़ाया, इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम और भी प्रोत्साहित होंगे। इसी के साथ आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में कल आपसे मिलते हैं।